गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले आप अपने पास एक कॉपी और पेन ले लें और जैसे जैसे हम आगे लेक्चर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसके अपने लेवल में नोट्स बनाते जाइएगा। तो जैसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो यहाँ पे इट इज ए ब्रांच of physics in which we study about position of charge। पोजीशन यहाँ पे स्टेट भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे स्टेट का मीनिंग क्या है, तो उस कंडीशन में अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा या तो चार्ज मोशन में हो सकता है। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक करेंट। और जब या इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब चार्ज मोशन में रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इन क्लास 10th में हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। 12th क्लास में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ना है। तो इसका एग्जांपल में यानी इसमें कौन कौन आ सकता है, तो कोई भी इंसुलेटर है उसके पास तुम्हारा कौन सा चार्ज होता है, तो स्टैटिक करंट होता है। और कोई भी कंडक्टर है तो उसके पास कौन सा चार्ज होता है, यानी कोई भी कंडक्टर है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होता है, मूवमेंट में होता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इसलिए इसमें हम कंडक्टर को किस में रखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और इंसुलेटर को स्टैटिक करंट में इसलिए रखते हैं कि जैसे एग्जांपल में एक एबोनाइट रॉड को लो, चाहे सिल्क ले लें या फोर ले लें। तो जैसे जानते हो कि हम क्या करते हैं कि पेन या पेंसिल को जैसे अपने हेयर में रब करते हैं और उसके बाद छोटा छोटा पेपर लाते हैं तो उसको अपने तरफ क्या करता है, ट्रैक करता है। यानी उसके पास कहीं ना कहीं से चार्ज आया है जिस प्रॉपर्टी के कारण अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक करंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। अब यहाँ पे आगे पढ़ना है चार्ज के बारे में। तो इसमें याद रखना है कि इट इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। और फंडामेंटल पार्टिकल में कौन कौन आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, which produce electric as well as magnetic field। यानी चार्ज किसी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का रीजन के मतलब क्या है, तो जैसे जानते हो कि यहाँ पे दो मैग्नेट है, दोनों को पास में लाएंगे तो अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। लेकिन जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे नहीं अट्रैक्शन होगा नहीं रिपल्सन होगा। तो हर मैग्नेट का एक अपना एक रीजन होता है, जिस रीजन में अनदर मैग्नेट रखते हैं तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है, तो उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और तो उसी तरह मैग्नेट का रीजन मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज का रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखना कि जब यहाँ पे चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन अगर
चार्ज मोशन में रहेगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होगा। याद रखना है इसको कि अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसके पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, लेकिन अगर चार्ज और मूव करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये याद रखना नोट में, यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। उसी तरह चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है तो +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन तो वो क्या होता है 0 होता है। अब इसके हेल्प से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि जैसे फाइंड द चार्ज रेस्ट ऑन Mg2+ या P3-। तो यहाँ पे 2+ है यानी इसके पास क्या है 2 प्रोटॉन है। तो 2 प्रोटॉन है तो उस कंडीशन में 2 और प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 के पावर -19 यानी 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। कूलम यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है। उसी तरह यहाँ पे प्रोटॉन इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे 3 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो यह जाएगा 4.8 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो यह जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पे कोई बॉडी है तो कोई बॉडी को न्यूट्रल कहलाता है और को चार्ज कहलाएगा। तो जानते हो कि कोई भी बॉडी है वो किससे मिलकर बना होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो न्यूट्रल कब होगा तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो उस कंडीशन में वो बॉडी क्या होगा न्यूट्रल होगा। और चार्ज कब होगा कि जब यहाँ पे लैक और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी किसी बॉडी के पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो उसको हम क्या कहते हैं तो उस बॉडी को हम चार्ज बॉडी कहेंगे। अब चार्ज बॉडी दो टाइप का होता है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस रहेगा यानी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस यानी अगर इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा तो इसका मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रॉन लेस रहेगा यानी नेगेटिव चार्ज कम रहेगा तो उस बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस रहेगा यानी नेगेटिव चार्ज अधिक रहेगा तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो याद रखना कि अगर कोई बॉडी है जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या रहे कम रहे यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन रहे लैक ऑफ चार्ज रहे तो उसको हम क्या कहेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे नेगेटिव चार्ज बॉडी। याद रखना कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी यानी चार्ज जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। आगे यूनिट ऑफ चार्ज देखेंगे तो जैसे यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को यानी किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको यूनिट चाहिए, जैसे मास है तो किलोग्राम ग्राम चाहिए, उसी तरह लिक्विड है तो लीटर या मिलीलीटर चाहिए। तो उसी तरह चार्ज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होता है। तो यूनिट कौन सा होता है तो इसको आगे देखते हैं। तो यूनिट कौन सा होता है तो यहाँ पे
यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इसका 3 यूनिट होता है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और अदर यूनिट। तो एसआई यूनिट में एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अदर यूनिट कौन सा होता है? सीजीएस यूनिट कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ESU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ESU और कूलम्ब में क्या रिलेशन है? तो याद रखना कि 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU होता है। तो यहाँ पे कोई चार्ज अगर ESU में दिया है तो उसको इस फॉर्मूला के हेल्प से हम उसको कूलम्ब में चेंज कर सकते हैं। अदर यूनिट एक साइंटिस्ट के नेम पे है, यानी उस साइंटिस्ट का नाम फैराडे था। तो फैराडे था, तो 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम्ब होता है। तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज ESU में दिया रहे या फैराडे में दिया रहे तो उसको इस फॉर्मूला के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कूलम्ब में चेंज कर सकते हैं। और नोट में ये याद रखना कि 1 मिली कूलम्ब, जिसको 1 MC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिली का जो मीनिंग होता है 10⁻³ होता है, तो 10⁻³ कूलम्ब। उसी तरह यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम्ब, यहाँ पे 1 माइक्रो का साइन ये होता है, तो माइक्रो कूलम्ब। तो माइक्रो का मीनिंग 10⁻⁻6 होता है, तो 10⁻⁻6 कूलम्ब होता है। और 1 नैनो कूलम्ब, यहाँ पे 1 नैनो कूलम्ब। तो नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है, तो -9 कूलम्ब हो गए। इसके आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आएगा। अब यहाँ पे उसके बाद यूनिट ऑफ चार्ज हो गया। उसके बाद पढ़ना है उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या होगा? तो पहला फर्स्ट नंबर में चार्ज इज क्वांटाइज्ड या इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि द चार्ज ऑफ ए बॉडी ऑलवेज मस्ट exist integral multiple of चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी बॉडी पे कितना चार्ज होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इट मीन्स Q इक्वल प्लस माइनस N होता है, जहां पे Q तुम्हारा A चार्ज ऑफ बॉडी हुआ, N तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, E तुम्हारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और इसका वैल्यू जानते हो। अब यहाँ पे इसमें नोट में याद रखना कि N जो वैल्यू होगा N इज ओनली इंटीजर, यानी N जो होगा इंटीजर होगा, कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है और कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर किसी बॉडी के पास अगर प्लस में चार्ज आ रहा है, यानी इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी उसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
लेकिन अगर किसी बॉडी के पास माइनस में अगर चार्ज आता है यानी वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, यानी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड नंबर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज ऑफ reaction is constant. It neither be created nor be destroyed. यानी अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब उसमें कोई एक्सटर्नल चेंजिंग नहीं हो। अगर कि कहीं पे अगर चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे मान लो अगर अगर हम अगर पेंसिल को हम अपने हेयर में रब करते थे तो उसके बाद चार्ज का प्रॉपर्टी आ रहा था, यानी एक बॉडी इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका चार्ज तुम्हारा क्या होता है, कंजर्व होता है, यानी वो नहीं क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड नंबर लाइक ये जानते हो, चार्ज रिपेल each other and unlike charge attract each other. It means अगर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो उन दोनों के बीच में एट्रैक्शन होगा। यानी कहीं भी अगर सेम चार्ज रहेगा तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, अगर ऑपोजिट चार्ज रहेगा तो उन दोनों के बीच में एट्रैक्शन फोर्स लगेगा। उसके बाद 4 नंबर में रिलेटिविस्टिक वेरिएंस। तो यहाँ पे ये जनरली सीनियर क्लास में पढ़ना है, लेकिन अभी समझ सकते हो कि यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक साइंटिस्ट है आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने क्या दिया था, m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। m क्या है, तो मास चेंज ड्यू टू स्पीड, m नॉट इंटरनल मास ऑफ बॉडी है, v तुम्हारा स्पीड ऑफ बॉडी है, c तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आइंस्टीन ने क्या बताया था कि जैसे जैसे स्पीड ऑफ बॉडी को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका मास भी तुम्हारा क्या होगा, चेंज होगा। यानी अगर स्पीड इंक्रीज करेंगे तो मास भी चेंज होगा। लेकिन रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस क्या कहता है कि चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन नॉट चेंज with speed. It means q rest equal q motion। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी है जिसके पास 10 कूलम चार्ज है, अगर उसको रेस्ट में रखेंगे या मोशन में रखेंगे
तो उसका चार्ज भी हमेशा क्या रहेगा, 10 कूलम ही रहेगा, उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। तो उसी को हम रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस में रखते हैं। लेकिन अगर मास है तो मास को अगर जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे जानते हो कि चार्ज तुम्हारा कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा ऐड करते हैं, यानी सिंपल सा जैसे 3 + 5 = 8 होता है उसी मेथड से। तो यहाँ पे द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे मान लो कि अगर एग्जांपल में कि अगर यहाँ पे 3 बॉडी है ए बी सी, इसके पास -5 कूलम, 10 कूलम और इसके पास -3 कूलम चार्ज है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या होगा, तो यहाँ पे -5 + 10 -3, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कूलम हो जाएगा। तो इसी की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, यानी कोई बॉडी ऑन चार्ज है उसको हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड आता है इसमें फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन में क्या होता है, तो टू बॉडी rub together, then electron exchange between them and charge is formed। यानी जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अगर एबो नाइट रॉड है और इसको हम क्या कहते हैं, अगर इसको फोर्स से क्या करते हैं, रब करते हैं, आपस में रब करते हैं। तो रबिंग में क्या होता है कि अगर जब किसी दो बॉडी को आपस में रब करेंगे तो उसके पार्टिकल के बीच में मूवमेंट आएगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। उस एनर्जी के कारण कोई एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा, कोई एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो उस कंडीशन में जो लूज करेगा वो पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास लैक ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज कहेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे, और याद रखना कि दिस प्रोसेस is used to charge a insulator। यानी इस प्रोसेस का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो कोई इंसुलेटर है यानी जिससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है उसको चार्ज करने के लिए करते हैं। सेकेंड मेथड आता है कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है कि टू बॉडी आर kept touch together but not rub
In this case, similar charge is formed। यानी इसमें क्या होता है कि दो बॉडी होता है जिसमें एक चार्ज होता है और एक अनचार्ज होता है। तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। तो याद रखना इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास अगर कोई न्यूट्रल बॉडी रखेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, अगर नेगेटिव चार्ज के पास रखेंगे तो नेगेटिव ही होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई अनचार्ज बॉडी है, यानी कोई अनचार्ज बॉडी है और इसके पास हम क्या किए, कोई रॉड रख दिए जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके आउटर सरफेस पे, यानी इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को रखेंगे अनचार्ज बॉडी पे, तो इस बॉडी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन से, यानी इसका इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होगा। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूव हो रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या ई वाला चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है, तो नहीं करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है, केवल नेगेटिव चार्ज ही मूवमेंट होता है। सेकेंड हो सकता है कि यहाँ वाला चार्ज और यहाँ वाला चार्ज दोनों इक्वल होगा। तो इसके लिए कंडीशन है कि अगर टू आइडेंटिकल बॉडी है या टू नॉन आइडेंटिकल बॉडी है, इट मीन्स अगर दो, मान लो स्फीयर है और उस पे Q पॉजिटिव चार्ज है, तो जब इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे तो इसके पास भी Q/2 होगा और इसके पास भी Q/2 होगा, यानी दोनों के पास चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन अगर दोनों नॉन आइडेंटिकल बॉडी होगा तो दोनों के पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट इक्वल, यानी दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में आता है इंडक्शन। तो इंडक्शन में याद रखना कि दो मेथड होता है किसी बॉडी को चार्ज करने का, एक तुम्हारा विथ अर्थिंग और एक विदाउट अर्थिंग। यानी एक कंडीशन में हम अर्थिंग का यूज करके करते हैं और एक कंडीशन में हम अर्थिंग का यूज नहीं करते हैं। तो ये कैसे होता है, तो जैसे यहाँ पे मान लो कोई अनचार्ज बॉडी है और इसके पास हम कोई रॉड ले गए जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। अब उस कंडीशन में इसकी इस एंड पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इससे हम क्या किए, इस वाला एंड से हम अर्थिंग को कनेक्ट कर दिए। तो इसका जो ई वाला चार्ज होगा वो अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इस इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और उस कंडीशन में अब हम इसको भी सेपरेट, यानी फर्स्ट नंबर में इसको सेपरेट कर दे रहे हैं और सेकेंड नंबर में इसका कनेक्शन काट दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये जो चार्ज बॉडी है उस पे नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज चारों तरफ फैल जाएगा। यानी उसमें क्या करेंगे कि पहले एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को हम एक न्यूट्रल स्फीयर के पास ले जाएंगे।
तो ई वाला एंड पे नेगेटिव चार्ज और ई वाला एंड पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस एंड का पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग से न्यूट्रल हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इसके पास केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा। अगर हम थर्ड कंडीशन में इस रॉड को हटा देते हैं और अर्थिंग को हटा देंगे, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्म रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले जो बॉडी अनचार्ज था अब क्या हो गया, चार्ज हो गया। विदाउट अर्थिंग का मीनिंग क्या होगा कि जैसे यहाँ पे अगर दो स्फीयर लेते हैं और दोनों स्फीयर के पास अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके जाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके एंड, इस एंड पे नेगेटिव और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सेपरेट करेंगे, यानी दोनों को अगर हम सेपरेट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको रहने देंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, और उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों को हम अलग कर दिए तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अब जब इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यानी इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो इस पे पूरा रूप से नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस पे तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन और इंडक्शन के द्वारा किसको चार्ज करते हैं, तो कंडक्टर को चार्ज करते हैं, लेकिन फ्रिक्शन के द्वारा हम किसको चार्ज करते हैं, तो इंसुलेटर को चार्ज करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अगर कोई दो चार्ज बॉडी है तो अगर अपोजिट है तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है, लेकिन अगर सेम है तो उस पर क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो इसमें एक है कूलॉम्ब लॉ, यानी कूलॉम्ब लॉ। तो कूलॉम्ब लॉ क्या था, इन 1785 CA Coulomb established a formula which calculate a force act between two stationary charge और करंट चार्ज। यानी इसने क्या रिलेशन बताया, तो अगर यहाँ पे दो स्टेशनरी चार्ज यानी दो रेस्ट चार्ज रखें या दो मूवेबल चार्ज रखें तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो उसी को कैलकुलेट किया था। तो अकॉर्डिंग टू सीए कूलॉम्ब, यानी सीए कूलॉम्ब के द्वारा, तो यहाँ पे इसने क्या माना कि मान लो Q1 और Q2 दो चार्ज है, दोनों को हम r डिस्टेंस पर रखें तो दोनों को अगर सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सन फोर्स और अपोजिट रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स। तो इसने दो स्टेटमेंट दिया था। पहला दिया था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको सेकेंड, इसको हम इनवर्स स्क्वायर रूल भी कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r²। तो F इक्वल के Q1 Q2 बाई r²। तो यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट है, वेयर K इज कांस्टेंट।
तो उस कंडीशन में ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। अब के का वैल्यू कितना होता है, तो 9 इंटू 10⁻9, और इसकी यूनिट क्या होगा, तो फोर्स है तो न्यूटन, ये आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे चार्ज है तो कूलम कूलम, तो कूलम स्क्वायर यानी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसमें जैसे 1 2 3 4 यानी 4 क्वांटिटी है, तो कोई 3 क्वांटिटी दिया रहेगा और एक का वैल्यू निकालना रहेगा। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे ए और बी कोई दो चार्ज बॉडी है, इसके पास -10 कूलम और इसके पास +10 कूलम चार्ज है, और दोनों को हम 2 मीटर पर रखे हैं। तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, तो F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K के जगह पे 9 इंटू 10⁻9, Q1 की जगह पे 10, Q2 की जगह पे 10 और R स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर, तो इतना न्यूटन फोर्स हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। अगर यहाँ पे आता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑन चार्ज 1 माइक्रो कूलम, यानी यहाँ पे 3 बॉडी है ए बी और सी, इसके पास 1 माइक्रो कूलम है, सॉरी 2 माइक्रो कूलम है, इसके पास 1 माइक्रो कूलम है, और इसके पास -1 माइक्रो कूलम है। इसको भी 1 मीटर में रखा गया है, इसको भी 1 मीटर पर रखा गया है। तो ये जो 1 माइक्रो कूलम है, इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो डायरेक्शन ऐसे ही समझ सकते हो कि ये चार्ज इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इधर तो रिपेल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो इधर अट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन मूव टुवर्ड्स -1 माइक्रो कूलम यानी -1 माइक्रो कूलम के तरफ मूव करेगा। और मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जानते हो कि अगर इधर 3 न्यूटन फोर्स लगे और इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो तुम्हारा क्या होगा 2 न्यूटन, यानी इधर का फोर्स और इधर का फोर्स निकाल लेना, जिधर ग्रेटर रहेगा उधर से इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। तो उस कंडीशन में क्या कर लेना कि पहले इसको कूलम में चेंज कर लेना। तो यहाँ पे F ए बी का वैल्यू निकालना, तो क्या होगा कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे K के जगह पे 9 इंटू 10⁻9, Q1 के जगह पे 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर लेना, और Q2 की जगह पे 1 है, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 बाई R स्क्वायर, तो R के जगह पे 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। उसी तरह ये BC निकालेंगे, तो BC में K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो K के जगह पे 9 इंटू 10⁻9, Q1 के जगह पे 1 इंटू 10⁻⁻6, Q2 के जगह पे 1 इंटू 10⁻⁻6 बाई R स्क्वायर। तो उस कंडीशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे FAB FBC से ग्रेटर है, तब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि F इक्वल FBC माइनस FAB माइनस FBC। अब AB में से BC को क्या कर लेना, माइनस कर लेना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है इस फॉर्मूला पे कि जैसे यहाँ पे दे दें कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक 10 कूलम और एक 20 कूलम चार्ज है, दोनों एक दूसरे से 2 मीटर
डिस्टेंस पे रखा गया है। अब एक अनदर चार्ज क्यू कूलम को इन दोनों के बीच में कहां पे रखें जिससे ये तुम्हारा क्या हो, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, यानी इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों क्या हो, इक्वल हो। यानी यहाँ पे क्या है कि 10 कूलम और 20 कूलम का दो चार्ज है, दोनों को 2 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं। इन दोनों के बीच में क्यू चार्ज को कहां पर रखें जिससे इन दोनों क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी दोनों एंड पे, यानी यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स क्या हो, इक्वल हो। तो उस कंडीशन में इसको मान लेना ए, इसको बी और इसको सी, इसको मान लो एक्स डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या है 2 और यहाँ से यहाँ तक x, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे एफ ए बी इक्वल क्या है एफ बी सी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि Q1 के जगह पे 10, Q2 के जगह पे Q बाई आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे किए, Q1 के जगह पे Q, Q2 के जगह पे 20 बाई आर स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब उस कंडीशन में K से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 10 2 जा। अब इसको यहाँ पे लाएंगे तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 2। अब इसको लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 2। अब स्क्वायर जाएंगे उधर तो 2 माइनस एक्स बाई एक्स, तो इक्वल क्या आ जाएगा √2। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 2 माइनस एक्स इक्वल √2x, तो यहाँ पे 2 इक्वल √2x प्लस x। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेना, तो क्या आएगा √2 प्लस 1। अब यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 2 बाई √2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे रेशनलाइज, तो √2 माइनस 1 √2 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 √2 माइनस 1, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे जाएगा और 2 माइनस 1 यानी 2, √2 का वैल्यू 1.414 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 0.414, तो यह आ जाएगा 828 पॉइंट इतना मीटर। यानी इस चार्ज से इतना मीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके पहले चार्ज अपना कोई भी साइड बुक निकलना, उसे चार्ज से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व कर लेना, उसको सॉल्व हो जाएगा।